बच्चों के इमोशंस को सही आकार देने वाले यानी उनको संतुलन में रखने वाले, यानी उनके सारे इमोशन को आकार देना, संतुलन में रखने की इच्छा करने वाले आप सभी अभिभावकों को और संरक्षक मंडल को मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में अभिवादन करती हूँ। और साथ ही श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का, सजेस्ट करने वालों का, प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट देने वालों का, और हमारे कहे हुए वक्तव्य में से शंकाओं से निकलती हुई शंकाओं का समाधान करने के इच्छुक लोगों का, सुझाव देने वाले सुझाव देने की इच्छा करने वाले या सुझाव देने वाले आप सभी अभिभावकों का श्री अरविंदो सोसाइटी आभार प्रदर्शित करती है। अभी पिछले सेशन में यानी परसों ही इसी टॉपिक को लेकर के हम चले थे, और इस टॉपिक में हमने देखा कि जितना कुछ मैं बता रही थी उससे भी ज़्यादा मेरे दिमाग में आता चला जा रहा था। इसीलिए इस टॉपिक को हमने 2 भागों में बाँट दिया। तो आज इसकी और भी विस्तृत विवेचना करेंगे। हम लोगों ने कारण जाने, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हमने जाना और थोड़े से समाधान भी बताए, उसका निवारण का उपाय भी बताया। परंतु आज हम उसी निवारण के उपाय को, समाधान को बताते हुए आज हम उसी बात को आगे चल रहे हैं, क्योंकि समय अधिक हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बताती हूँ कि जो हमारे बच्चे के पेरेंटिंग है, हम जो पेरेंटिंग करते हैं उसकी हमें नींव मजबूत, एक बच्चों के अंदर जो सद्गुणों का बीजारोपण है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, उसकी नींव हमें मजबूत रखनी है। जब हम नींव मजबूत करते हैं तो उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं। आप सोचें, पेरेंटिंग को हायर किया जाता है, किराए पर लिया जा सकता है या किसी से उधार लिया जा सकता है? कभी नहीं। ये तो चीज़ ही ऐसी है, बात ही ऐसी है कि पेरेंटिंग तो आपके सद्गुणों का ही प्रतिबिंब है। बच्चे के अंदर जो आपके अंदर से सद्गुण निकलते हैं, जिस प्रकार का आप आचरण करते हैं, जिस प्रकार का आप व्यवहार करते हैं, उसका ही एक प्रतिबिंब आपके बच्चे के अंदर झलकता है। और ये संस्कार ही जो आपके अंदर, जो ये संस्कारों का के बच्चे के अंदर जो संस्कारों का प्रतिबिंब है, वही आपको माता-पिता को, यानी माता-पिता को एक देवताओं की श्रेणी में रख देता है। अरे! बच्चों के कारण ही तो आप माता-पिता हैं। अगर बच्चे नहीं होते तो आपको कौन माता-पिता कहता? अरे! आपको देवत्व की उपाधि से विभूषित किसने किया? आपके बच्चों ने। तो आप जो है इसको बहुत अच्छी तरह से इसका निर्वाह करिए, इसको का पालन कीजिए और अपने बच्चों का पोषण कीजिए। जब आप 70 साल के हो जाएँगे, तो 70 साल के होने पर कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा आपके पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, किस तरह से आपके पास कपड़े हैं, क्योंकि खुद आपकी आवश्यकताएँ इतनी कम हो जाएँगी, तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि दूसरे लोग ये 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेंगे। पहला कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? हुँ, दूसरा, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जब वो आपसे पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदगी का अनुभव उठाना पड़े। अरे यार! क्या बताऊँ, बच्चे तो किसी लायक नहीं मिल रहे। शायद मैं अपने में ही लगा रहा, इसलिए मैं अपने बच्चों को व्यवस्थित नहीं कर पाया। अरे! बच्चों को व्यवस्थित करना आपका पहला काम था, प्रमुख काम था। आज आपको शर्मिंदगी अनुभव हो रही है, आप बच्चों को तिरस्कृत दृष्टि से देख रहे हैं। अरे! बच्चों को कैसे आप तिरस्कृत दृष्टि से देख रहे हैं? बल्कि मैं मानती हूँ कि आपके अंदर गुणों की खान है, आपके अंदर गुणों का भंडार है। आप अपने बच्चे को चाहते तो उस तरह से व्यवस्थित कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। 70 साल की उम्र में आपको संकोच का अनुभव हो रहा है बताने में। तो आज मैं यही बात करने आपसे जा रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि बच्चा आपका क्रोध होता है और उसमें आप आग में घी डालते जाते हैं और धीरे-धीरे बच्चा आपसे की उपेक्षा करने लगता है। तो आज मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के अभिभावक हमसे जुड़ रहे हैं, उनके बच्चे प्राय छोटे हैं, बड़े-बड़े लोग तो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे में
क्या चीज़ उभर-उभर कर आ रही है। यानी आपका बच्चा एंगर से ग्रस्त है, यानी क्रोधी बहुत है, या आपका बच्चा आर्गुमेंट बहुत करने लगा है, बहस बहुत करने लगा है, या आपके बच्चे में एरोगेंट अभिमान की भावना, किसी को कुछ न समझने की अभिमानी प्रवृत्ति, दुर्योधन की तरह से अभिमानी प्रवृत्ति घर करती चली जा रही है, या वो अलोनलेस फ़ील करने लगा है, यानी अकेलापन। ये भी एक तरह का गुस्सा ही है, एक तरह का क्रोध है कि वो आपकी उपेक्षा कर रहा है, यानी उपेक्षा कर रहा है, वो अपने को अलग-थलग अपने से करे जा रहा है, या फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी उसका व्यवहार हो सकता है, तो उसमें हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमें उसकी परिस्थिति को, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए, उसके व्यवहार को देख कर के वो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है, ध्यान देना पड़ेगा और इसका ज्ञान हमें भली-भाँति करना पड़ेगा। देखिए ज्ञान मेरे विचार से ज्ञान 3 तरीके का हो सकता है। एक तो सबसे पहले है मनन करना, जो सबसे श्रेष्ठ होता है। यानी आप चिंतन कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी रूट कॉज़ को ढूँढ रहे हैं, उसका मूल कारण को ढूँढ रहे हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या है, जिसके कारण से वो जो है एरोगेंट होता चला जा रहा है, एंगर उसका बढ़ता चला जा रहा है, या क्रोध में वो पागल सा होता चला जा रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है। इस तरह की अगर उसके अंदर प्रवृत्ति होती जा रही है, तो आपको मनन भी करना पड़ेगा जो श्रेष्ठ होता है। दूसरा कारण है अनुसरण। अनुसरण में क्या है, आप दूसरे के व्यक्तियों को व्यवहार देखते हैं और उसके साथ-साथ ही अनुसरण उनके पीछे चलने लगते हैं, यानी उनकी नकल करने लगते हैं और कहते हैं कि अरे फलाँ आदमी भी तो ऐसे ही अपने बच्चे के साथ करता है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे उसके बच्चे की प्रवृत्ति तो कुछ अलग है। और क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप अपने बच्चे से कैसे तुलना कर सकते हैं? मैं हमेशा बताती आ रही हूँ कि आपको किसी भी बच्चे के साथ अपने अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना। कभी भी उसका को तुलना नहीं करनी चाहिए, उससे कंपेयर मत करिए। जब आप कंपेयर करते हैं, ये जो ज्ञान का जो तरीका है, ये है तो बहुत सरल, पर ये हर किसी पर फिट नहीं बैठता। छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी ने कोई काम किया, तो आप उसके अनुसार, कोई बच्चा सीधी लाइन खींच रहा है, तो आपने उसकी नकल करके सीधी उस बच्चे ने उसकी नकल की, ये तो काम अनुसरण में ठीक रहता है। परंतु अगर आप तो पेरेंटिंग में इस बात को देखते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये होता तो बहुत सरल है, पर होता बड़ा गलत है। काम सरल तो होता है, परंतु आप अपने बच्चे के अनुसार, बच्चे के प्रति अगर उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, तो ये आपका ज्ञान यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। और तीसरा है, जो कि मैं बहुत उससे कहती हूँ, अनुभव के आधार पर अनुभव। अनुभव से क्या होता है, हम सीखते हैं। अब आपके बचपन में पेरेंटिंग हुई, आपके माता-पिता ने की, आज भी आप उसका एक अंदर से विवेचना करते हैं, उधर से सोचते हैं कि काश मम्मी-पापा उस समय हमें मार कर ये बात ना समझाते, तो क्या मैं समझ नहीं सकता था? क्या मैं समझ नहीं सकती थी? पर उन्होंने तो मुझे पीटा, जबकि वो ऐसे है, और मैं डर-डर करके काम करना सीख गई, या डर-डर के काम करना सीखा है। तो वो जो पेरेंटिंग थी, वो क्या कभी सही हो सकती है? वो पेरेंटिंग सही नहीं होती। तो इसलिए हमें चिंतन-मनन करके हमें उस व्यवहार को ध्यान रखना चाहिए। क्यों मेरा बच्चा टेम्पटेशन या टेम्पटन जो है थ्रो कर रहा है, टेंट्रम जो है थ्रो कर रहा है, इसका कारण हमें अच्छी तरह सोचना पड़ेगा और अपने ज्ञान के सभी तरीकों के आधार पर उसका पोषण करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। तो हमारी जो है, आज मैं यही बात करूँगी कि हमारी पेरेंट शब्द के पेरेंट जो शब्द है, उसके हर अक्षर में, उसके हर लेटर में हमारी पेरेंटिंग छुपी हुई है। और क्रोध के लिए ही, क्रोध के निवारण के लिए, क्रोध समाधान के लिए आज मैं उसी की व्याख्या कर आपका वो आपको, बच्चों को क्रोध से बचाने के उपाय समझा रही हूँ। सबसे पहले देखिए पी। पी का मतलब है पी से मैंने जो अर्थ निकाला है, सबसे पहले पेशेंस। पेशेंस प्लस पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्किल। अब पेशेंस से क्या मतलब होता है? आप सीधे सभी जानते हैं कि पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। कोई तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जब आपके सामने आपका बच्चा गुस्से में भरा बैठा है, आँखें लाल हो रही हैं, उसका चेहरा लाल हो रहा है, चीज़ों को
आपको गंदे शब्द बोल रहा है, तो वो आपके लिए अनुकूल परिस्थिति तो नहीं है। कोई भी संसार का प्राणी ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है, जो अपने घर का वातावरण को असामान्य या असहज देखना चाहता है। जब आपका बच्चा इस तरह से गुस्से में है, तो आप असहज अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो प्रतिकूलता की स्थिति जब आपके अंदर आई, तो कोई व्यक्ति तो क्या होता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति में बिखर जाता है। यानी गुस्से में लाल-पीला हुआ और एक चाँटा उसको लगाया छड़ी, "निकल जा घर से बाहर, तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है।" या मम्मी ने भी कहा, "मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, मैं इसको क्या करूँ?" एक चाँटा लगाया और ठीक है, "चल खाना नहीं मिलेगा, कमरे में बंद कर दिया।" जब वो आप ऐसी स्थिति करते हैं, तो उसके लिए उस प्रतिकूलता में एक आग में घी पड़ जाता है और आप जो हैं, जब आप इस तरह का काम करते हैं, उसमें स्वयं भी आप बिखर जाते हैं। आप भी जैसे मोतीचूर का लड्डू है, ज़मीन पे मारो चारों में बिखर जाएगा, उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। परंतु वो जब बंद करके वहाँ हलवाई की दुकान से आता है, तो आप बड़े प्रेम से उसे खाते हैं। ज़मीन पर गिरा हुआ आप नहीं खाते। वही स्थिति ये है कि जब आपने प्रतिकूल आचरण किया, तो बच्चे आप बिखर गए। आपने गुस्से का उसके अनुरूप व्यवहार किया, तो आप बिखर गए, आपकी कोई पेरेंटिंग नहीं रही। परंतु दूसरे में क्या है कि कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में निखार लाता है, जैसा कि आप करते हैं, है ना? जैसा कि आपने सोचा कि नहीं ये गलत है, ये तो बच्चा है, मैं तो बड़ा हूँ, मुझ में तो ज़्यादा अनुभव है और आपने सोचा और उस तदनुरूप आपने उसके साथ आचरण किया, आपने अपना धैर्य बनाए रखा, धीरज को से आपने उस परिस्थितियों को सोचा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि हमने कई सारे कारण बताए थे, उन बातों को तो रिपीट नहीं करना चाहूँगी मैं, परंतु उस सब को अगर आप देखेंगे, सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कहीं न कहीं उसका कारण निकल जाएगा। जब आपको उसका कारण मिल जाएगा, तो उसके आप समाधान में तत्पर हो जाते हैं। देखिए, 2 नियम ही व्यक्तित्व को निखारते हैं। सबसे पहला धीरज, जब आपके पास कुछ नहीं होता। यानी उस समय आपके बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपके पास उस समय कुछ भी नहीं है। तो आप जब धैर्य बनाते हैं, तो आप जो है एक अच्छा-सा उस समस्या का समाधान ढूँढ पाते हैं। परंतु दूसरी ओर और जब क्या कहते हैं, जब आपके पास सब कुछ होता है, तो आपका व्यवहार काम आता है। यानी कि 2 नियम हैं, एक तो है आपका धीरज, दूसरा है व्यवहार। जब आपने उसको व्यवहार को अपने व्यवहार को उसके एक अच्छा उस प्रतिकूलता को समाप्त करके कोई एक अच्छा-सा आचरण करना शुरू किया, समाधान का उपाय सोचा, तो आप एक बहुत अच्छे पेरेंट बन जाते हैं। ध्यान रखिए, कई बार बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपने क्या करा, उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, ना मुस्कुराए ना कुछ, हैं, वो जिद करे जा रहा है और गुस्सा करे जा रहा है, मुझे तो ये कटे, मेरे को तो कोई कुछ नहीं समझता। तो उसने कहा, तो आप उसकी तरफ देख कर के कहते हैं, "हाँ, हाँ, बात तो सही है। ज़रा सोचते हैं इस बारे में, कहाँ-कहाँ गलती हो रही है, हैं? चलिए हम तो थोड़ी देर बाद इस विषय में बात करें।" या फिर आपने कहा कि, "चलो, ज़रा-सा मुझे ना वॉशरूम तक जाना है बेटा, ज़रा मैं हुई आऊँ?" अब आप जब तक वॉशरूम तक गए, आपको भी सोचने का समय मिल गया, आपके बच्चे को भी सोचने का मिल गया। जो वो पहले था, वो आज नहीं है। इमोशंस बिल्कुल एक पानी के बहाव की तरह से हैं। जिस पानी में आप पैर डालो, तो वो पानी, पानी नहीं रहता। तो दूसरा पानी आपके उसमें न जाने कितनी तरंगें आपके पैरों को घुमाते रहते हैं, तो वो बच्चा वही है। परंतु उसके इमोशंस एक बहाव की तरह से निकलते चले जाते हैं और वो जो है वो नहीं रह जाता, आप नहीं रह जाते। फिर आप उससे जब बाद में बात करते हैं, तो आपको लगता है, अरे! इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना? मैंने थोड़े से धीरज से ये कर दिया। कभी-कभी हम आप कहते हैं, अरे बेटा, जब ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा वो हो रहा हो, तो आपने कहा, बेटा मुझे ना कुछ काम याद आ गया। आपकी मम्मी ने कहा, बेटा ज़रा मेरी सब्ज़ी जल रही है, ज़रा मैं देख आऊँ? ज़रा मैं क्या कहते हैं सब्ज़ी को या दूध को के लिए इसको बंद कर दूँ? बर्नर को या सिम कर दूँ गैस को? तो जब आप करते हैं, तो जैसे आप जाते हैं, तब तक आप नहीं रहते, वो नहीं रहते। आपको भी धीरज से सोचने का वक़्त मिल गया, आपके बच्चे को भी मिल गया। तो आपने थोड़े से धीरज से कितनी बड़ी बात कर दी। अब एक दूसरी बात आती है, जो मैं अभी आपके साथ कह रही थी कि
अच्छा, इसी के साथ-साथ धीरज में आपने एक दिमाग में और रखा कि बच्चे को गुस्सा आया, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक आप रिवर्स काउंटिंग करा सकते हैं। तो उससे पता है बच्चे का मन बड़ा शांत होता है। उसके अंदर एक तरह का मेडिटेशन आता है, उस चीज़ से हट करके उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे 10, 9, 8, 7, 6 और ऐसे ही अगर उससे भी तेज़ गुस्सा आ रहा है, तो 20, 19, 18, 17 ऐसे कर सकते हैं। अगर उससे भी तेज़ आ रहा है तो 30, 29, 28, 27 ऐसे करके तो आप गुस्से के अकॉर्डिंग, आप बच्चे की परिस्थिति के अकॉर्डिंग इस तरह की रिवर्स काउंटिंग कराइए। जब आप कराते हैं तो आपके जो पेशेंस है वो जो पेशेंस रूपी गुण है ना, वो निखर के आता है और निखर कर आता है और आप समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो समस्या का समाधान करना ही तो एक अभिभावकत्व का सबसे बड़ा गुण है। आपकी पेरेंटिंग का सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है कि आपने समस्या का समाधान करा। देखिए समस्याएँ तो सबके साथ हैं। अब क्रोध की समस्या है, ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया है मनुष्य की, पर क्रोध विकृत अवस्था में या विसंगत अवस्था में आपके सामने ना आ जाए, आपका बच्चा विसंगति का शिकार ना हो जाए, ये आपको भली प्रकार से ध्यान रखना है। जब आप इसको भली प्रकार से ध्यान रखते हैं, तो आप पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं। तो इसी तरह दूसरी बात मैंने इसमें पीछे ही बताई थी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्कल, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है। एक इतना इफ़ेक्टिव वे है कि इससे जो आज की नई तरीके हैं, तो उसमें क्या है 4-5 फैमिली इकट्ठी हों, जिनके बच्चे सब साथ के हों, साथ-साथ के बच्चे हों, तो आप कहीं घूमने जाइए, साथ-साथ रहिए। कभी-कभी बच्चे को ओवरनाइट स्लीप करने के लिए भी उनसे कहिए, एक-दूसरे के घर आना-जाना हो, जो साथ-साथ भोजन करना हो, उससे भी बच्चे का क्रोध शांत होता है, क्योंकि वो अपनी बातें अच्छी तरह से शेयर कर पाता है और आप जो है पॉजिटिव सजेशंस भी दे पाते हैं। पेरेंट्स से आपस में डिस्कस करते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह का है तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है या क्या कहते हैं आप इस तरह से अपने बच्चे को करके तो देखिए। आजकल के मैं माता-पिता को देखती हूँ किसी की हँसी नहीं उड़ाते, किसी का उपहास नहीं करते, बल्कि एक-दूसरे की समस्याओं को बहुत समझते हैं। तो जब वो समझते हैं तो एक नई चीज़ निखर कर आती है। यानी आप एक-दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और सबके प्यार को समझते हैं, तो आप जो है एक अच्छी-सी एक नई उपज लेकर के आते हैं, एक मानसिक उपज नई लेकर आते हैं और उसके अनुरूप जब अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठिए, उठिए और लगभग 5 फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों का साथ रखिए, तो क्योंकि मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि जितना आप खींचिए मत, क्योंकि अब वो वाला समय तो रहा नहीं कि संयुक्त परिवार होते थे। ये आपके क्या कहते हैं एक अड़ोस-पड़ोस में बहुत आना-जाना था, कटोरियों का लेन-देन था, एक-दूसरे क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप पड़ोस में जाते थे। आजकल आदमी के पास पैसा बहुत है, तो वो छोटी-मोटी आवश्यकता के लिए किसी से झाँकना भी नहीं चाहता। पर अगर आप अपने समवयस्क बच्चों के साथ बच्चों को ले जाना, स्वयं भी उनके साथ रखना, मिलना-जुलना रखेंगे, तो वो आपके लिए भी सुखदायी होगा और आपके बच्चों के लिए सुखदायी होगा। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं, तो बच्चा खुलकर शेयर करता है, रेपो बिल्डअप होता है और साथ-साथ ही पॉजिटिव पॉजिटिवली हेल्पफुल एक-दूसरे के प्रति होते हैं। तो आप जो है ये कार्य करना शुरू करिए यानी पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्किल एक डेवलप कीजिए और उससे आप अपने बच्चे को के क्रोध को शांत करने की कोशिश करिए। साथ-साथ अब आता है पीए। पीए तो सबसे पहले आप करिए अवॉइड समथिंग। कुछ चीज़ें बच्चों से गलत हो जाती हैं। जैसे बच्चा जा रहा है और जाते में उसने अपनी बहन के थप्पड़ मार दिया और चल दिया। या उसके हाथ में काँच का ग्लास है, कुछ है, उससे गिर गया तो आप उस पर चीखिएगा मत, चिल्लाइएगा मत। बस हल्का-सा कहिए, "बेटा देख कर।" है ना? तो उसी से बच्चा समझ जाता है और साथ-साथ ही उससे कहिए, "बेटे इसको साफ कर दीजिए, नहीं किसी के पैर में लग जाएगा।" तो क्या है जब बच्चा करता है, वो वैसे ही अपने आप से गिल्ट से भरा हुआ होता है। जब आप चीखते हैं, जब आप कहते हैं, "ये तूने क्या किया? कैसे किया?" तो वो उल्टा आपके प्रति प्रतिक्रिया देता है, चीखता है क्योंकि आपने जो रिस्पॉन्स किया उसी का रिस्पॉन्ड उस पे रिएक्शन
उधर से आता है और उससे धीरे-धीरे बात बढ़ती चली जा रही है। तो थोड़ी-सी बातें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जो नेगेटिविटी है, कभी-कभी छोटी-मोटी नेगेटिविटी को अवॉइड भी करना पड़ेगा। तो इससे हमारी बहुत अच्छी पेरेंटिंग होती है, बच्चे का क्रोध शांत होता है, बच्चे का गुस्सा शांत होता है और ऊँची आवाज़ में आप अगर बोले, तो उधर से भी ऊँची आवाज़ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ऊँची आवाज़ होती है और जब हम पॉजिटिवली फ़ोकस करते हैं अपने बच्चे के प्रति, तो उधर से भी पॉजिटिविटी आती है। तो कहते हैं ना, हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, सामने की तरफ से भी वैसा ही प्रतिक्रिया हमें मिलती है। तो जब हमारा बच्चा अच्छा काम करे, तो हम एक उसमें साथ-साथ है, जैसे अवॉइड समथिंग, तो प्लस इसके साथ-साथ एप्रिशिएशन। जब हम एप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे साथ-साथ क्या होता है कि उस एप्रिशिएशन से बच्चा भी प्रसन्न होता है, खुश होता है और काम को करना चाहता है। तो अवॉइड के साथ-साथ आप एप्रिशिएशन भी करना शुरू करें। सबसे पहले कि आप उसके अच्छे मोमेंट को ध्यान में रखिए, उसको बताइए आपने उससे में बहुत अच्छा किया था। तो बच्चा प्रसन्न होता है और उसको लगता है पापा-मम्मी जी मुझे समझते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कई बार, मैं नहीं कहती, कि कुछ लोग कि बच्चे को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं। सुधारने से नहीं होता, उसको स्वीकारने से हमें बच्चे को हम बहुत ज़्यादा जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो और उसको एप्रिशिएट करते हैं, तब बच्चा आगे बढ़ता है। तो हम सुधारने के चक्कर में ना पड़े और सबसे पहली बात है कि दूसरे कहें तो हम उसके अनुसार बच्चे के साथ आचरण करना शुरू कर दें। दूसरों ने कहा जी आपका बच्चा तो वहाँ ये कर रहा था। अरे कभी-कभी देखी हुई बातें भी गलत हो जाती हैं, तो आप बच्चे से पूछिए कि देखो बेटा उन्होंने ऐसा कहा, क्या ऐसा होगा? तो बच्चा आपको परिस्थिति इसका सही ढंग से विवेचना कर देगा कि पापा ऐसा हो रहा था, इस तरह का हुआ। हाँ पापा मेरे से गलती हुई थी इस तरह से, मम्मा मेरे से गलती हुई थी। या आपके बच्चे के लिए किसी तीसरे व्यक्ति ने कुछ कहा और आपने उसके ऊपर रिएक्शन करना शुरू कर दिया, मारना, बुरा-भला कहना, गाली देना। ये सब जब आपने करना शुरू किया, तो बच्चे पर बहुत बड़ा आघात लगता है और वो बच्चा क्रोधित हो जाता है कि मेरे माँ-बाप तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ज़िंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चे को, जैसा मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, जादू की झप्पी दीजिए, क्योंकि उससे प्रसन्नता के हार्मोन्स डेवलप होते हैं। उसकी पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर जब हम हाथ फेरते हैं, तो बच्चा आनंदित रेख से भर जाता है और उसको हग करिए। उसको उससे क्या है, इमोशंस उसके डेवलप होते हैं। जो इमोशंस हैं वो सही ढंग से डेवलप होते हैं। यानी क्रोध का जो है, क्रोध की जगह उसके अंदर आनंद का अतिरेक बहने लगता है। अब आता है आर। आर का मतलब है रूट कॉज़ प्लस रोल मॉडलिंग, जो मैंने अपने आप सोचा। अब सबसे पहले, जब बच्चा गुस्सा कर रहा है, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो सबसे पहले हमें कारण समझना चाहिए, हैं? उसके कारण को जानें। कहते हैं ना, और हमेशा अच्छा कारण सोचिए, गलत कारण मत सोचिए, क्योंकि शुभ सोच ही आत्मा को की शक्ति बढ़ाती है। जब हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ती है, हम बच्चे को अच्छी तरह से डील कर पाते हैं। तो आप उसके प्रति शुभ सोच रखिए, अच्छे विषय में सोचिए, उसको अच्छी तरह से जानिए, समझिए। अब कई बच्चों का तरीका सबका अलग-अलग होता है। जैसे हमारा लर्निंग का तरीका किसी का होता है विज़ुअल, तो वो देख कर के ज़्यादा समझते हैं। तो उस बच्चे को एकदम क्रिएटिव बनाइए। उसको कोई चीज़, जैसे वो देख कर के जो काम करता है उसको पेंटिंग में लगा दीजिए, उसको ड्राइंग बनाने में लगा दीजिए। कोई मैकेनिकल काम हो रहा है, तो उसको चीज़ों को जोड़ना, ठीक करना, उस काम में लगा दीजिए। जब बच्चे की क्रिएटिविटी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, गुस्सा नहीं होता, उसके अंदर क्रोध नहीं आता। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऑडिटरी सिस्टम के होते हैं, उनको गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सब चीज़ें, तो आप उनकी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महँगी-महँगी चीज़ें दें, आप उनको बाँसुरी भी दे सकते हैं, बाँसुरी तो हमारा वैसे भी राष्ट्रीय वाद्य है। गिटार दीजिए, सितार दीजिए, पियानो दीजिए, जो भी आप दे सकते हैं।
सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है और उसको देखिए कि वो क्या कर सकता है। क्योंकि कई बच्चे और ढोलक दीजिए, ढोलक भी बहुत अच्छे है, तबला दीजिए, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप जो है उन सब का प्रयोग करके, उन सब का बच्चे को सीखने के लिए, उसको तत्पर करने के लिए जब आप देखें, क्योंकि पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। बच्चे को पैदा होते ही दादी कहती है, "अरे! इसके हाथ की उँगलियाँ तो बड़ी लंबी हैं, ये तो आर्टिस्ट बनेगा।" इस दादा कहता है, "इसका माथा कितना चौड़ा है, ये तो बहुत ही बुद्धिमान बनेगा।" तो कई तरह की बातों का जब हम कहते हैं, यानी कि पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं कि उसकी क्वालिटी हम अपने आप पहचान करके हम कर सकते हैं। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो हमें उसकी क्वालिटी धीरे-धीरे पता लगने लगती है। अगर हम उस क्वालिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, तो क्या है, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो उसकी रूट कॉज़ को हमने अ, आगे बढ़ा दिया। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, काइनेस्थेटिक तरह के होते हैं। तो वो जो है प्रैक्टिकल करके ही एक्टिव बन पाते हैं। जैसे कि छोटे-छोटे, मोटे-मोटे वो बालू के मिट्टी के ढेलों पर चढ़ कर के देखते हैं, या कभी किसी चीज़ को हिला करके देखते हैं, रस्सी को घुमा कर देख रहे हैं किसी चीज़, तो आपने उसके अनुसार ही उनकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा दिया। जब आत्मा की शक्ति को बढ़ा दिया तो उनका क्रोध आराम से शांत हो गया। तो हमने क्या है, उसकी रूट कॉज़ को जाना कि आखिर उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें विद्यमान हैं, क्या गुण विद्यमान हैं और क्या गुणों के ना करने पर वो क्रोध उसका बढ़ रहा है। जब हम उसके क्रोध को बढ़ाते चल जब हम उसके रूट कॉज़ को नहीं समझते, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात है, आज से ही रोल मॉडलिंग। अब बच्चा जो है, जब होता है, उसके कहीं न कहीं कई लोगों की बातें इन्फ्लुएंस करती हैं। और जब इन्फ्लुएंस करती हैं तो उसको रोल मॉडल बनाना चाहता है। वो सोचता है मैं भी ऐसे बनूँ। तो क्यों नहीं आप मम्मी-पापा खुद उसके रोल मॉडल बन जाते? आप घर में पढ़ाई का वातावरण रखिए तो बच्चा पढ़ेगा। आप घर में क्रिएटिविटी का वातावरण रखिए, बच्चा क्रिएटिव होगा। आप एक पौष्टिक भोजन का वातावरण बनाइए, बच्चा पौष्टिक भोजन करेगा। तो जब आप वैसे रोल मॉडल होते हैं, तो बच्चा हर जगह रोल मॉडल को ढूँढता है। तो आप नेगेटिव नहीं, अगर आप वैसे नहीं बन पाते, तो बच्चा नेगेटिव लोगों को, आप समझ ही रहे हैं, नेगेटिव लोगों से मतलब मेरा, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहती, नेगेटिव लोगों को ही फॉलो करता चला जाएगा और उससे आपके बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होने की जगह अवरुद्ध हो जाएगा और वो बहुत अजीब-सा हो जाएगा। तो इसलिए आप आगे बनें, पढ़ें और आप घर में आप उनके रोल मॉडल बनें। आप घर में पढ़ाई का वातावरण बनाइए और इसकी शुरुआत आपको एज़ ए पेरेंट अपने घर में आज से ही करनी पड़ेगी। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके बच्चे की फ़ास्ट ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से विकसित होगी। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा विस्तार नहीं दे रही हूँ, आप खुद समझदार हैं और बहुत मेरे पिछले सेशन सुन रहे होंगे, तो ये सारी बातें आपको सब समझ में आती रही होंगी। अब आता है ई। ई से मैंने सोचा है एफर्ट विद एक्साइटमेंट। प्रयत्न करिए एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि हर बच्चा एक्साइटमेंट चाहता है। आपके साथ भी अगर कोई चीज़ ऐसे ही करके पकड़ा दी जाए या प्रसन्नता से पकड़ाई जाए, तो आपका रिएक्शन फ़र्क हो जाता है। तो वही हाल बच्चे का है। बच्चे का उससे ज़्यादा है। बच्चा तो हमेशा मूड में रहता है। वो तो हर समय चाहता है कि क्या हो। तो इसीलिए बच्चे के साथ आपको बहुत ही एफर्ट करने पड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्यार से सँवारना पड़ेगा, उसको केयर देनी पड़ेगी, उसको अटेंशन देनी पड़ेगी, तो ये एफर्ट है। अब बच्चा जो है मार-धाड़ करता है, क्रोध में भरा रहता है, तो उसके लिए आपको क्या है, उसकी प्रवृत्ति को थोड़ा-सा घुमा दीजिए, उसको एक्साइटमेंट के साथ कोई चीज़ दीजिए। चीज़ें तो आपको तब भी दिलानी है, तब भी दिलानी है। आपने चुपचाप लेकर के कोई टी-शर्ट खरीदी, बहुत दिनों से सोच रहे थे बच्चे को तो मुझे ये दिलानी है। तो आपने चुपचाप उसके अंदर एक टैग लगा के रख दिया, आई लव यू बेटा, है ना? आई वांट टू आई वांट टू सी इन दिस शर्ट। तो
बच्चा जो है अपने कमरे में गया या कहीं देखा या उसके बैग के ऊपर आ गया, "अरे पापा ये कब लाए? मम्मा ये कब ले आई आप?" तो वो एकदम एक्साइटमेंट में हुआ। उसी तरह से जब आपने कभी आप ना बच्चे का टिफ़िन पैक कर रही हैं, तो टिफ़िन के साथ एक बहुत प्यारी सी एक पर्ची लेकर रखें, सिर्फ़ आपके लिए बनाई है, आपके टेस्ट को जान कर के ये बनाई है, हैं? तो बेटा खुश होके उस पर्ची को पढ़ता है, "अरे वाह! ये तो बड़ा मज़ेदार है, मम्मा ने तो बहुत कुछ अच्छा-सा बना दिया आज।" और वो अपने दोस्तों से भी उसे उसको एप्रिशिएट करता है, अपने दोस्तों से भी उस विषय में बात करता है और प्रसन्न होकर के ये कहता है मेरी मम्मा जो है बेस्ट मम्मा है, सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी मम्मा है। तो वो जो है उसके साथ है, जब वो सारी के उसके अंदर एक सुपर एक्साइटिंग पावर उसके अंदर हो जाती है और दौड़ता हुआ वो आपके पास आता है, "अरे मम्मा आप बहुत अच्छी हैं मम्मा, आई लव यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी तरह से समझती हैं।" जब आप इस तरह से बातें करते हैं, तो जो है एक आपने इमोशनली गिफ्ट दे दिया, शाबाश मेरा बच्चा, क्या-क्या करता है भई, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तो क्या हुआ, आपने एफर्ट डाले एक्साइटमेंट के साथ। उसको प्यार के साथ थपकियाँ दी। अरे वाह! शाबाश! कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको चीज़ दें। चीज़ आप दीजिए, पर तब दीजिए जब उसकी रिक्वायरमेंट हो और उसको एक्साइटमेंट के साथ दीजिए। तो क्या है, बच्चे को चीज़ मिल गई, एक्साइटमेंट का एक्साइटमेंट मिल गया और वो हमेशा जो है ना देखा जाए लव इज़ इक्वल टू एक्साइटमेंट, जो मेरा अपना मानना है कि एक्साइटमेंट जो होता है उससे बच्चे को पता लगता है कि मेरे को प्यार सब करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टडी टेबल तो देनी है। आपने चुपचाप उसके लिए बहुत अच्छी-सी स्टडी टेबल रख दी और बच्चा जो है जो कमरे में गया, "अरे मम्मा स्कूल से आया, मम्मा ये कहाँ से आई? कब आई?" तो आप मुस्कुरा रही हैं। अरे! और पापा भी मुस्कुरा रहे हैं और एक-दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बच्चा तो प्रसन्नता से अभिभूत है और वो तो कहे जा रहा है, "मेरे मम्मा-पापा मेरा कितना ध्यान रखते हैं।" क्योंकि आपको भी पता था कि बच्चा उस पर बैठ कर के ज़मीन पर बैठकर लिख नहीं पा रहा था, बेड पर बैठ कर के काम नहीं कर पाया था और आपने उसके लिए स्टडी टेबल और चेयर ला कर के रख दी। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं एफर्ट करिए विद एक्साइटमेंट के साथ। तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। अब आता है एन, एन का से मैंने लिया है नो NO नो, नो शब्द को डोंट यूज़ दिस वर्ड टू मच। नो शब्द को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मत करिए। जब आप हर चीज़ में कहते हैं, "नहीं, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे, ये करोगे", तो उससे भी बच्चा उकता जाता है और खींच जाता है। आपको तो हर समय यही लगता है, ये नहीं करो, आखिर मैं क्या करूँ? आप मुझे बताइए तो, है ना? तो जब बच्चे को वो नो शब्द सुनने को मिलता है, उससे भी उसका क्रोध बहुत बढ़ता है। जब वो क्रोध बढ़ता है, तो उसको शांत करने के लिए आप कोशिश करिए कि अगर आपको वास्तव में ना कहना है कि ये नहीं करना, तो आप उसको समझाते हुए कहें कि बेटा मैं करने तो देती, अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा होगा। कोई भी बात हो सकती है ना? बच्चा मान लीजिए बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आग जलाना, कागज़ लिया और उसमें आग जला रहे हैं, तो उसको बच्चा कह रहा है तो आपने अपने आपके बच्चे से कहा कि बेटा अगर आप करेंगे तो इससे जल जाएँगे। आपको अगर पटाखे छुड़ाने हैं तो आप मेरे साथ खड़े होके छुटाइए। तो मैं मना नहीं करूँगी पर अभी इस समय नहीं है। तो बच्चा मानेगा, समझ जाएगा। आप हर चीज़ में कहें नहीं तुम नहीं करोगे, तुम ये नहीं जलाओगे, तुम ये नहीं करोगे, ये क्या छपाक-छपाक लगा रखी है, सारे कपड़े गंदे कर दिए। तो जब आप उसका परिणाम जब इस तरह से बोलते हैं तो बच्चे को गुस्सा आता है। मेरी मम्मी को तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बच्चा तो हमेशा एक्साइटेड रहता है सब चीज़ में। तो ज़्यादा टू मच इस वर्ड को आप मत यूज़ करिए। कभी-कभी का सही है, कहना भी पड़ता है, क्यों नहीं कहना पड़ेगा? क्योंकि बच्चा आपका है, आपको समझाना ही पड़ेगा, कोई बाहर का थोड़ी समझाएगा। तो इसलिए आप हमेशा बच्चे तो शरारती होते हैं, तो उनके अनुभव को उनके अपने अनुभव के माध्यम से उसकी शरारतों को शांत करिए और प्रकृति को फ़ॉलो करिए, उनकी प्रकृति को फ़ॉलो करिए। तो इसके लिए मैंने एक शब्द एन से ही लिया है नेचुरल नेचर। यानी कि आप ना उसकी नेचुरल नेचर को जानिए कि उसके अंदर कौन-सी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे का विज़ुअल होने पर विज़ुअल लर्निंग है या ऑडिटरी लर्निंग है या काइनेस्थेटिक लर्निंग है। तो उस सब को ध्यान में रख कर के हमें उसकी नेचुरल नेचर को ध्यान में रख कर के उसको कर रहे हैं क्योंकि ये इसकी मेन बेस है।
कैसी उसकी प्रकृति है, किस तरह के उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा बेस ये है। ये नहीं कि जो भी चीज़ चाहें उस पर थोप दें। तो इसको लेकर के तो हमें ध्यान देना होगा, बच्चे को क्या काम करना ज़्यादा पसंद है? वो डांस ज़्यादा करना पसंद कर रहा है या म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद कर रहा है या फिर गाना गाना पसंद करता है? कौन-सा काम ऐसा है जो अपने सारा खाना-पीना छोड़ कर के भी उसमें लगा है? कई बच्चे पेंटिंग करते हैं, बार-बार मम्मी-पापा पूछते हैं, "बेटा खाना खा लो, चलो हम लोग खाते हैं।" "नहीं पापा बस इतना रह गया है, ये कर रहे हैं।" "मम्मा बस इतना रह गया है, ये इसको जोड़ लूँ मैं।" कई बार ये बच्चे टॉयज़ खोलते हैं और उसको जोड़ते रहते हैं, तो वो उठना नहीं चाहते। तो आप देखिए कि इस बच्चे को मुझे किस तरह का रुख देना है, किस तरह के बहाव देना है, जिससे कि ये विकसित हो। एक उसका विकसितीकरण हो सके। तो उसीलिए कोई कई बार बच्चे पेंटिंग पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ट्रैकिंग पसंद करते हैं, कुछ बच्चे किसी में क्या उनके हाई एटीट्यूड क्या है? किस तरह से किस अभिव्यक्ति को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में ये क्या चलता होता है? इस तरह की क्रिएटिविटी उनके अंदर है, चाहे सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट है, कलर करना है। तो जब हम ये करते हैं, तो वो ना एक बहुत क्लियर शांत आत्मा से, शांत भाव से रहते हैं और शांत भाव के साथ-साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं और जो है जैसे अब कभी-कभी उनके अंदर बहुत ही एक ज़्यादा उत्साह है, उत्साहित बहुत हैं, तो उनके उत्साह को आपने जूडो कराटे से सिखा दिया। वो हर समय इधर से उधर करते रहते हैं, मार-धाड़ करते हैं। कई बार रेसिंग के लिए मोटरसाइकिल जैसे किशोर है, तो वो मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, तो आप उनके साथ चलिए, आप उनको सिखाइए कि बेटा यहाँ पर स्पीड कम कर दो। ठीक है, सबको हमें भी इस उम्र में अच्छी लगती थी, ये कहिए कि हमें भी ऐसा अच्छा लगता था, पर थोड़ा-सा सँभल कर मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मत करिएगा। तो क्या है जब आप ऐसा करते हैं, तो क्या है वो आर्टिफ़िशियल वाली चीज़ों से उससे हट जाता है। यानी फ़ेसबुक पर ज़्यादा नहीं रहेगा, इंस्टाग्राम पर जो आप नहीं चाहते, तो हर चीज़ में गूगल कोई सोचता रहेगा कि गूगल से अपना दिमाग नहीं लगाएगा, सीधे गूगल को खोला और अपना काम करने लगेगा। थोड़ा तो उसे दिमाग में रखना चाहिए, रटाफिकेशन नहीं होना चाहिए, उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके इमोशंस पर ध्यान देते हैं। तो आपने क्या करा कि उसको टेंट्रम थ्रो होने से बचा लिया, उसका टेंट्रम थ्रो नहीं होगा और वो अपनी फ़िज़ीक पर ध्यान जो आप फ़िज़ीक पर उसके ध्यान अधिक ना दे करके उसके इमोशंस पर ध्यान दे रहे हैं और उससे क्या हुआ कि आपका बच्चा एक शांत प्रकृति का बच्चा बन जाता है। और आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपने अब लास्ट है टी, तो टी को मैंने रखा है थर्ड पार्टी एडवाइस यानी टीपीए। यानी आप भी किसी के रोल मॉडल हो सकते हैं, आपसे भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते, तो आपके पास कोई और व्यक्ति आए, कहे मेरा बच्चा तो आपको बहुत पसंद करता है। मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आपके पास कई पेरेंट्स आकर कहते हैं, जी आपका बच्चा तो आप ही की बातें करता रहता है। आप है तो आप क्लास से अलग होकर के आप उस बच्चे को थोड़े-से सुझाव देते हैं, उसे समझाते हैं, करते हैं और वो बच्चा आपको अपना रोल मॉडल मान लेता है और आप जैसे-जैसे बातें बताते हैं, तो वो उस बातों को फ़ॉलो करता है। तो उसी तरह कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आपका बच्चा आपकी इतनी बातें नहीं सोचेगा, जितना कि थर्ड पार्टी की बातों को, एडवाइस को फ़ॉलो करेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक कहना चाहिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है, बहुत ही अ, बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आपने बातों-बातों में बच्चे को दूसरे के माध्यम से सिखा दिया और वो दूसरों को रोल मॉडल मान रहा है, तो आप उसके पास ले गए। ऐसे ही कभी आपको रोल मॉडल बने किसी के, तो आपको के पास आने तो ये क्या हुआ एक-दूसरे के अनन्योन्याश्रित हो गए। हर पेरेंट का वो हो गया, किसी बच्चे को किसी टीचर का, किसी उसका कोई आईएएस पसंद आ जाता है, कोई सीए पसंद आ जाता है, कोई डॉक्टर पसंद आ जाता है, तो आप उनके पास उसको ले गए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बच्चा जैसा चाहता है, पापा वो जो डॉक्टर है उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप किसी भी टाइम पर आप अब उस डॉक्टर से कहिए मेरा बच्चा आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है,
प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम देंगे? तो वो कहेगा, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं?" कोई भी नहीं, बच्चे के लिए कोई नहीं मना करता। इस तरह के उसमें करना चाहेंगे, तो आपके बच्चे को वो नई चीज़ें सीखेगा। बच्चा भी उत्सुकता से पूछेगा, "आप डॉक्टर कैसे बन गए? क्यों बनना चाहते थे? इंजीनियर क्यों बनना चाहे? आपने सीए क्यों?" तो उसको उस तरह का ज्ञान उससे उसके माध्यम से मिला और वो प्रसन्न हो गया। जब वो प्रसन्न हुआ, तो उसके अंदर भी उन गुणों का विकास हो गया। ऐसे ही आप भी सबको दे सकते हैं, तो इसलिए उसको पॉज़िटिव वे में लगाकर आपने अपने बच्चे को क्रोध से हटाकर एक विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दे दिया और आपका बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल बन गया, हैप्पी बन गया, सक्सेसफुल इंसान बन गया और इसके साथ ही आपने बच्चे के क्रोध को समाप्त कर दिया। आज आज हम अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इसमें कोई शंका लगी हो तो उसके समाधान के लिए आप तत्पर रहें, सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी तत्पर रहें। जो भी आपको जैसा भी उचित लगा है, आप उसके माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बातें डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।